जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर 2 जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र एवं विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ये हम लोग समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र कहते किसे हैं। तो जैसे मान लीजिए यहां पर मैं चुंबक रखा हूं, ये मैंने यहां पर चुंबक रखा हूं। अब इसके आसपास मैं किसी अन्य चुंबक या लोहे की वस्तु को लेकर आऊं तो यह जो दूसरा चुंबक है इस चुंबक के द्वारा लगने वाले बल का अनुभव करेगा। तो इस चुंबक के चारों ओर कोई रीजन होगा, कोई क्षेत्र होगा जिसके अंदर इस चुंबक को लाने पर बल का अनुभव करेगा। उस क्षेत्र से बाहर ले जाने पर इसके द्वारा लगने वाले बल का प्रभाव खत्म हो जाएगा, वह बल का प्रभाव का अनुभव नहीं करेगा। तो जितने क्षेत्र में, जितने रीजन में इसके द्वारा लगने वाले बल के प्रभाव का यह अनुभव करेगा उस रीजन को ही वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। यहां पर चुंबक है तो हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर नाम होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी चुंबक के चारों ओर का वह रीजन या क्षेत्र या स्थान जिसके अंदर अन्य किसी चुंबक को या चुंबकीय पदार्थ को लाया जाए तो इस चुंबक के द्वारा लगने वाले चुंबकीय बल का अनुभव करे, उस स्थान को ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग किससे दिखाते हैं? बी से दिखाते हैं। अब इसी तरह से हम लोगों को पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए यहां पर हम लोगों ने एक आवेश लिया है, ये एक आवेश है Q। तो जिस तरह से किसी चुंबक के चारों ओर कोई स्थान होता है जिसके अंदर अन्य चुंबक को लाने पर इसके द्वारा लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का नाम दे दिए हैं। उसी तरह से यह कोई आवेश है तो इस आवेश के चारों तरफ भी एक स्थान होता है या रीजन होता है जिसके अंदर यदि अन्य किसी आवेश को लाया जाए तो इस आवेश के द्वारा लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो इस स्थान को ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह स्थान या रीजन या क्षेत्र जिसके अंदर अन्य आवेश को ले आने पर इस आवेश के द्वारा लगने वाले वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं एक बार और हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर अन्य किसी आवेश को ले आने पर इस आवेश के द्वारा लगने वाले वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को तीन प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तीन प्रकार से व्यक्त किया जाता है।
तीन प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसको हम तीन प्रकार से व्यक्त करते हैं। कौन कौन व्यक्त करते हैं? पहला तरीका होता है कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करना है, उस बिंदु के स्थिति के सदिश फलन के रूप में व्यक्त किया जाए। बिंदु के स्थिति के सदिश फलन के रूप में, सदिश फलन के रूप में। तो बिंदु की स्थिति के सदिश फलन के रूप में हम व्यक्त करते हैं, तो इसे हम लोग वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह सदिश राशि होती है। यह क्या होती है? सदिश राशि होते हैं। यह सदिश राशि होती है। तो हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करना है, व्यक्त करना है, तो पहला तरीका होता है कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करना है, उस बिंदु के स्थिति के सदिश फलन के रूप में व्यक्त किया जाए। दूसरा तरीका यह होता है बिंदु के स्थिति के अदिश फलन के रूप में व्यक्त किया जाए। अदिश फलन के रूप में व्यक्त किया जाए, रूप में ये व्यक्त किया जाए। तो दूसरा व्यक्त करने का तरीका यह होता है कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करना है, उस बिंदु के स्थिति सदिश के अदिश फलन के रूप में व्यक्त किया जाए। इसे हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसे वैद्युत विभव कहते हैं। इसे वैद्युत विभव कहते हैं। यह क्या होती है? यह एक अदिश राशि होती है। यह क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। यह एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। यह एक अदिश राशि होती है। तीसरा तरीका यह होता है, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का तीसरा तरीका यह होता है कि हम लोग ग्राफीय विधि द्वारा दिखाएं। तीसरा तरीका यह होता है कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करना है, तो वैद्युत क्षेत्र को हम ग्राफीय विधि द्वारा दिखाएं। ग्राफीय विधि द्वारा दिखाएं। और इस विधि द्वारा हम दिखाते हैं, तो जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो ये तीन तरीका होता है जिसकी सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बिंदु के स्थिति के सदिश फलन के
रूप में वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करना या व्यक्त करना, ये पहली बार हम लोग पढ़ेंगे। अर्थात हम लोग वैद्युत क्षेत्र को पढ़ेंगे सबसे पहले। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो जैसे मान लीजिए यह कोई वैद्युत क्षेत्र है E, इसके अंदर हम किसी आवेश को ला रहे हैं, धन परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, तो यह वैद्युत क्षेत्र इन धन परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा। तो यह वैद्युत क्षेत्र धन परीक्षण आवेश पर जितना बल लगाएगा और जो धन परीक्षण आवेश का अनुपात है, इस अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश को ले आने पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को ही उस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या इसे भी परिभाषित कर सकते हैं, इसको एकांक मान सकते हैं। तो यदि आप एकांक मानते हैं इसे, तो परिभाषित ऐसे कर सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल काम करता है उसे ही हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल काम करता है उसे ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, स्केलर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे विभव वाले चैप्टर में। यह कैसी राशि है? तो यह सदिश और व्युत्पन्न राशि है। यह सदिश राशि है और कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। जब यह सदिश राशि है तो इसमें दिशा भी होगी। इसकी दिशा किधर होती है? तो दिशा होती है धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में। धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में, लगने वाले बल की दिशा में इसकी दिशा होती है। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? बीमीय सूत्र होता है, तो यहां पर देख सकते हैं बल का बीमीय सूत्र mL(T⁻²) होता है और आवेश का बीमीय सूत्र AT होता है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो mL ये ऊपर जाएगा a⁻1, T⁻1 होगा, -2 है यही है, तो T⁻3 हो जाएगा। तो ये इसका बीमीय सूत्र हो गया। तो हम लोगों ने अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित किया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही उस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र के कारण
आवेशित कण पर बल, ये हम लोग पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र के कारण, अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण पर बल, किसी आवेशित कण पर बल, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण पर बल। मान लीजिए यह कोई वैद्युत क्षेत्र है, यह हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हम कोई धनावेशित कण लेकर आ रहा है, कोई धनावेश लेकर आ रहा है, तो इस धनावेश पर यह वैद्युत क्षेत्र बल लगाएगा, वैद्युत बल लगाएगा, और वह वैद्युत बल लगाएगा वेक्टर F बराबर Q वेक्टर E। उस धनावेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? Q वेक्टर E होगा। और बल लगाएगा तो इस बल की दिशा किधर होगी? बल की जो दिशा होती है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। इस वैद्युत बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, यदि किसी धनावेशित कण को, ठीक है, चाहे यह गतिमान हो चाहे स्थिर हो, दोनों ही हो सकता है, गति में भी हो सकता है और विराम यानी कि स्थिर में हो सकता है, दोनों ही दशा में जो वैद्युत बल है उतना ही लगेगा। अब यदि यह आवेश गति करना चाहे, इस आवेश पर बल लग रहा है, तो उसकी गति की दिशा जो होगी वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। अर्थात किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई धनावेशित कण रखा जाता है तो वह धनावेशित कण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है। अब इसी तरह से ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और इसमें हम कोई ऋणावेशित कण लेकर आ रहे हैं, तो इस ऋणावेशित कण पर यह वैद्युत क्षेत्र बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल लगाएगा। और इस बल की दिशा जो होगी वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा होगी। इस वैद्युत बल की जो दिशा होगी वह वैद्युत बल के विपरीत होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, अर्थात इसकी गति की दिशा भी जो होगी वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। अर्थात जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी ऋणावेशित कण को लाया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र इस ऋणावेशित कण पर बल लगाता है और इस बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। अर्थात जो ऋणावेशित कण है वह वैद्युत क्षेत्र में यदि गति करेगा तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण पर बल। अब हम लोग पढ़ते हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड
intensity of electric field, intensity of electric field, electric field at a point due to a point charge, due to a point charge। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग दो चीजें पढ़ लेते हैं। पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं, बिंदु आवेश किसे कहते हैं। पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश किसे कहते हैं, पॉइंट चार्ज हम किसे कहते हैं, पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश हम किसे कहते हैं। तो ऐसा आवेश जिसका परिमाण दूरी की तुलना में कम हो, उस तरह के आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। तो बिंदु आवेश किसे कहते हैं, ऐसा आवेश जिसका परिमाण दूरी की तुलना में कम हो, उस तरह के आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। एक और चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं। तो परीक्षण आवेश ऐसा धन विद्युत आवेश है, धन विद्युत और बिंदु आवेश है, जिसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र 0 होता है। जब स्वयं का विद्युत क्षेत्र 0 होता है तो यह जो आवेश है किसी अन्य आवेश पर बल नहीं लगाता है, जबकि अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल का अनुभव करता है। परीक्षण आवेश क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, यह ऐसा धन बिंदु अल्प आवेश होता है जिसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र 0 होता है। जब इसका विद्युत क्षेत्र 0 होता है तो यह किसी अन्य आवेश पर बल नहीं लगाता है, लेकिन अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल का अनुभव करता है। यह कोई वास्तविक आवेश नहीं है, यह एक काल्पनिक आवेश है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा आवेश नहीं है जो किसी अन्य आवेश पर बल न लगाए, केवल बल का अनुभव करे। परीक्षण आवेश को हम लोग हमेशा धन लेंगे और परीक्षण आवेश को प्लस Q 0 से हम लोग क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। तो ये दो चीज हम पढ़ ले तो यहां पर पढ़ सकते हैं हम लोग, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो मान लेते हैं यहां पर बिंदु A पर एक बिंदु आवेश है Q और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और यह आवेश जिस माध्यम में रखा गया है उसका परावैद्युतांक क्या है, K है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस बिंदु पर हम क्या रखेंगे, धन परीक्षण आवेश रखेंगे। जब धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो इसके कारण, यदि मान लीजिए धन आवेश है तो इसके कारण ये प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल की दिशा है, तो इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इस बल के दिशा में होगी। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। माना एक धन बिंदु आवेश बिंदु A पर किसी माध्यम में रखा है, किसी माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। बिंदु A से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है
P है जिस पर Q के कारण क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश क्या रखा, धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा। तो ये हम लोगों ने चित्र के बारे में। अब जब हम यहां पर धन परीक्षण आवेश रखे हैं तो इस प्लस Q के कारण इस धन परीक्षण आवेश पर बल लगेगा। प्लस Q के कारण प्लस Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल। तो इस धन परीक्षण आवेश पर कितना बल लगेगा, तो F बराबर लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q नॉट और बटा में R², इतना बल लगेगा। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो E बराबर होगा F/Q नॉट। ये आपकी परिभाषा है, परिभाषा से तो आपने क्या किया है, F का मान निकाला ही है। तो E बराबर हो जाएगा F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 बटा में R², और ये बटा में है Q नॉट। इसका हर एक मान सकते हैं आप, और इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटा में R² इंटू 1/Q नॉट। ये Q नॉट से Q नॉट खत्म हो जाएगा। तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटा में R²। ये आ जाएगा आपका किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये क्या आ गया, सूत्र आ गया। यदि यह जो आवेश हम लिए हैं किसी माध्यम में लिए हैं, यदि निर्वात या वायु में हो, यदि आवेश निर्वात या वायु में स्थित हो, निर्वात या वायु में स्थित हो तो K बराबर 1 होगा। अब जब K बराबर 1 ले लेंगे हम, तो E बराबर मिलेगा हम लोगों को, E बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R²। ये सूत्र कब लगेगा, जब हमारा आवेश निर्वात या वायु में स्थित होगा तब। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते